नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, नगर निगम चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कुछ नेताओं ने अपने दावे जी करने के लिए जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया है, कुछ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना शुरू कर दी है। और जी इंडिया के भरोसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान पाना चाहते हैं, फिर वे मंत्रिमंडल में स्थान पाना चाहते हैं, अब वे नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या कहते हैं इसको लेकर? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ अपर हैंड दिख रहा है, विशेषकर उपचुनाव के नतीजों के बाद, और खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के मामले में तो उनका अपर हैंड है ही है। अब सिंधिया की दुविधा दोहरी है। कांग्रेस से जो उनके साथ समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो तो नगरीय निकाय के चुनाव में टिकटों के लिए अपना दावा कर ही रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो चूंकि सिंधिया भाजपा के नेता हो गए, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापित नेता है, उस क्षेत्र के नेता, वो भी अब टिकट की दरकार कर रहे हैं। और उनकी भी उम्मीद है वो भी सिंधिया के दरबार में टिकट के लिए दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ग्वालियर, मतलब वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के नेता सिंधिया के यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन खासकर ग्वालियर चंबल संभाग के नेता जो है वो सिंधिया के यहाँ पहुंच रहे हैं। और दुविधा इसलिए कि कांग्रेसी में जो सिंधिया के साथ थे, कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए, वो तो दावा कर ही रहे हैं, उन्हें तो भरोसा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी मदद करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनसे जुड़ चुके हैं, उनको भी टिकट की अपेक्षा, और वो भी ये मान रहे हैं कि आखिर टिकट के मामले में हमें सिंधिया से ही मदद मिलेगी। तो बड़ा मतलब बड़ी विचित्र स्थिति ज्योतिरादित्य सिंधिया को, मतलब कहते हैं ना, कभी कभी अपर हैंड होना भी नुकसानदायक हो जाता है। तो वैसी स्थिति अब किसको संतुष्ट करें? एक वार्ड में सिंधिया के साथ जो व्यक्ति कांग्रेस से भाजपा में आया वो भी दावेदार, और पिछले 4 साल से वहां कोई दूसरा व्यक्ति जो भाजपा का नेता वो भी मेहनत कर रहा। तो सिंधिया के लिए भी दुविधा कि आखिर किसे चुने इन दोनों में से, क्योंकि अब मतलब कोई गुट वाला मामला तो वैसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया है, और भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के नाते दोनों पक्ष उनसे उम्मीद करके बैठे हैं, जो उनके साथ आए और जो पहले से भाजपा में है, कि सिंधिया हमारी मदद करेंगे। अब देखते हैं इस दुविधा से सिंधिया कैसे बच पाते हैं। इस दुविधा का सामना विधानसभा के चुनाव के टाइम पर भी करना पड़ा था। जो लोग उनके साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, और उन्हीं लोगों को उनका समर्थन करना पड़ा, उनका प्रचार करना पड़ा, जिनके खिलाफ हमेशा लड़ते हैं। बिल्कुल समय भी बनी थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये इंदौर मेयर को लेकर कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला का नाम काफी तेजी से चल रहा है। इसके मूल में क्या है? देखिए, संजय शुक्ला विधायक हैं, 2 बार पहले पार्षद रहे हैं, एक विधानसभा का चुनाव हारे भी हैं, और उन्हें इंदौर से महापौर पद के लिए कांग्रेस के टिकट का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन जैसा आपको मालूम है, प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया होती है। प्रत्याशी चयन कोई एक नेता निर्णय ले ले ऐसा कभी नहीं होता। अब संजय शुक्ला की बात शुरू हुई कि जब कमलनाथ उनके विवाह समारोह में आए थे, तो कमलनाथ ने उनको बोल दिया, संजय तुम तैयारी करिए। ठीक है, कमलनाथ पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो उन्होंने संजय शुक्ला को आश्वस्त किया। लेकिन संजय शुक्ला जिस अंदाज में मैदान पकड़, कमलनाथ के आश्वासन के बाद जिस अंदाज में उन्होंने मैदान संभाल लिया, बड़ा चौंकाने वाला है। देखिए, कांग्रेस में उम्मीदवार चयन की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद ही उम्मीदवारी का फैसला होता है। बड़ी मजेदार बात है उसमें संजय शुक्ला के विवाह समारोह में जब कमलनाथ आए थे, तो एक ही गाड़ी में सवार होकर कमलनाथ, सज्जन सिंह वर्मा, विनय वाकलीवाल और जीतू पटवारी संजय शुक्ला के निवास पे जा रहे थे। और सज्जन सिंह वर्मा ने अपने साथ बैठे महापौर पद के 2 संभावित दावेदारों जीतू पटवारी और विनय वाकलीवाल के सामने जो है, उन्होंने की मौजूदगी में कमलनाथ के सामने संजय शुक्ला का नाम उन्होंने प्रस्तावित कर दिया, और ये भी दमखम से कहा कि संजय शुक्ला कैसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। अब चूंकि एक गाड़ी में 4 लोग सवार, सज्जन सिंह वर्मा जैसा वरिष्ठ नेता किसी नेता का नाम आगे बढ़ा दे, तो स्वाभाविक है कि जीतू पटवारी को भी रजामंदी देना पड़ी। हालांकि जीतू पटवारी ने बाद में भी बोला कि 90% तय है संजय शुक्ला की उम्मीदवारी, लेकिन उन्हें उस समय तो रजामंदी देना पड़ी। और विनय वाकलीवाल के मन में पीड़ा ये रही कि वो तो मान के चल रहे थे कि कमलनाथ के हाथ में सारी कमान है, तो मुझे मौका देंगे। लेकिन सज्जन वर्मा ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से संजय शुक्ला का नाम आगे बढ़ा दिया। कमलनाथ ने सारे समीकरणों को समझने के बाद कहा कि अगर ऐसा है तो ठीक है,
और उन्होंने अंततः शुक्ला के यहाँ जब गए विवाह समारोह में, तो उन्होंने उनके कान में जो है फूंक दिया कि तुम तैयारी करो, तुम्हें चुनाव लड़ना है। तो उसके बाद घुंघरू बन गए। कांग्रेस में तो घुंघरू बहुत जल्दी बनते हैं। संजय शुक्ला को घुंघरू बन गए और संजय शुक्ला ने जो है तैयारी शुरू कर दी। जिस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट उनके समर्थकों की आ रही है, उससे स्पष्ट है कि संजय शुक्ला पूरी तरह मैदान संभाल चुके हैं और मान कर चल रहे हैं कि टिकट मुझे ही मिले। आपने बात सही कही है, लेकिन आपने कांग्रेस चयन प्रक्रिया की बात भी कही। आपने 2 दिन पहले ही विजय लक्ष्मी साधो, जो इंदौर के चुनाव की प्रभारी बनाई गई हैं, चुनाव अभियान समिति की और चयन समिति की भी प्रभारी हैं, उनसे बात की थी। तो क्या संकेत मिल रहा है? इस तरह का संकेत मिल रहा है कि अभी तय नहीं है? नहीं नहीं, उनने भी स्पष्ट कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना है। जो भी हम यहाँ पार्टी के नेताओं से बात करेंगे, सर्वे करवाएंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद जो हमारी अनुशंसा रहेगी वो हम प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति जो रहती है वो उम्मीदवार का चयन कर और फिर घोषणा करती है। एक कार इनोवा के बारे में आपने लिखा है जिसका नंबर है MP50C3810। इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, इन दिनों ये कार और इसमें सवार होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय बालाघाट के कुलपति दिवाकर सिंह बड़े चर्चा में है। दिवाकर सिंह के मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल से बहुत पुराने संबंध, और जब से रामखिलावन पटेल के पास इन दोनों महकमों की कमान आई है, दिवाकर सिंह बहुत सक्रिय हो गए। उनकी सक्रियता और मतलब उनके नजदीकी का अंदाज इस बात से लगाया जाता सकता है कि विभाग के अफसरों के साथ जो बैठकें रामखिलावन पटेल लेते हैं उसमें वो मौजूद रहते हैं। कई बार उन्होंने अधिकारियों के निर्णय मंत्री के माध्यम से बदलवा दिए। और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि इस वर्ग के जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सम्मिलित होते हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है और वो जिस संस्थान में प्रशिक्षण लेते हैं उसे वो छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए विभाग ने जो टेंडर निकाला था उसे दिवाकर सिंह ने अपने प्रभाव का और मंत्री जी से अपनी नजदीकी का फायदा लेते हुए एक बार निरस्त करा दिया। दूसरी बार भी जो टेंडर निकला वो भी निरस्ती के कगार पे है, क्योंकि दिवाकर सिंह चाहते हैं कि ये टेंडर किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो उनके हित साध सके। तो आप समझ रहे होंगे कि दिवाकर सिंह के हित क्या हो सकते हैं, और चूंकि मंत्री से उनकी नजदीकी है इसलिए उन्हें लगता है कि हित साधने का ये सबसे अच्छा मौका है। युवा कांग्रेस के चुनाव हो गए, विक्रांत भूरिया अध्यक्ष बन गए। उनको जितवाने में किसकी भूमिका? और विपिन वानखेड़े भी आगर से चुनाव जीतने के बाद युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो उन्हें क्यों मुंह की खानी पड़ी? देखिए, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव को लेकर जब सुगबुगाहट शुरू हुई थी तो विक्रांत भूरिया कहीं दौड़ में नहीं थे। ग्वालियर के संजय यादव को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया गति पकड़ती गई, विक्रांत भूरिया की दावेदारी बड़ी मजबूती से आगे आई और उन्होंने जो है तय करा कि वो मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। चूंकि कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं इसलिए स्वाभाविक था कि इसमें दिग्विजय सिंह की सहमति रही, इसमें कमलनाथ की भी सहमति रही होगी। हालांकि कमलनाथ इस चुनाव में खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह तो इस चुनाव में बड़े खुल के विक्रांत भूरिया के पक्ष में सामने आ गए। इतना सब होने के बावजूद भी चूंकि विक्रांत के पास वोट नहीं थे, यूथ कांग्रेस में सदस्य बनाने की एक प्रक्रिया होती है, और आज से 7 साल पहले जब यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे और महेश जोशी के बेटे पिंटू जोशी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने बहुत मेहनत की थी। अपने साथियों अमन बजाज, सोमिल नाहटा, इनको साथ लेकर उन्होंने काफी बड़ी मेंबरशिप करवाई थी। और उसके बाद अभी 3 साल पहले जब चुनाव की प्रक्रिया ऐसा लगा था कि यूथ कांग्रेस के चुनाव नए सिरे से होंगे, तब भी पिंटू जोशी ने काफी मेंबर बनाए थे। तो जब पिंटू जोशी ने विक्रांत भूरिया की मदद कर दी इस चुनाव में, तो विक्रांत भूरिया बहुत मजबूत हो गया। अंदाजा लगाइए 8,000 वोट थे इंदौर संभाग के, उसमें से 6,000 के करीब वोट विक्रांत भूरिया को मिले हैं। और इसके अलावा जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है जहाँ के बहुत ज्यादा वोटर थे, वहां चूंकि सारी तैयारी पिछले चुनाव में पिंटू जोशी ने अपने खुद की उम्मीदवारी के मद्देनजर की थी और उनकी पूरी टीम लगी थी, तो वो जो वोट बैंक था उसका सीधा फायदा विक्रांत भूरिया को मिला। अब अंदाजा लगाइए आपकी विक्रांत भूरिया जिनके पास झाबुआ के 200-400 वोट थे जो उन्होंने सदस्य बनाए थे, उसके अलावा बाकी उन्हें 40,000 वोट मिले, और जो संजय यादव सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी उनके माने जा रहे थे वो 20,000 के आसपास आकर सिमट गए। और जबकि उनको जीतू पटवारी का समर्थन था, वर्तमान अध्यक्ष कुणाल चौधरी का समर्थन था, इसके बावजूद भी उन्हें विक्रांत भूरिया के हाथों शिकस्त खाना पड़ी। तो इंदौर का नेता भले ही यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया हो, लेकिन यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में इंदौर के नेता पिंटू जोशी की बड़ी
अहम भूमिका रही। अब बात करते हैं विपिन वानखेड़े की, आपने जिक्र किया। विपिन वानखेड़े भी कुछ ही दिनों पहले आगर से विधायक बने। वो लंबे समय से मध्य प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। और विपिन वानखेड़े ने जब निर्वाचन प्रक्रिया आज से 3 साल पहले यूथ कांग्रेस की शुरू हुई थी, तब नामांकन दाखिल किया था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूथ कांग्रेस के इलेक्शन सिस्टम में नॉमिनेशन वापस लेने का कोई सिस्टम नहीं रहता है। तो विपिन वानखेड़े पहले तो खुद ही जब उन्हें लगा कि मैं भी नया नया विधायक बनाऊं, मेरे को मेरा प्रदेश में एनएसयूआई का नेटवर्क है, तो पहले तो वो खुद ही इस कोशिश में थे कि मैं मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊं। चुनाव में उन्होंने दमखम दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि वोटों का समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, तो वो विड्रॉ हो गए। लेकिन जब वो मैदान से विड्रॉ हुए, तो मुझे लगता है कि उनके जैसे सीजन पॉलिटिशियन ने एक चूक की। उन्होंने कहा कि मैं तो मैदान से हट रहा हूं, आप मुझे वोट मत दीजिए, लेकिन विवेक त्रिपाठी जो एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश के, उन्हें आप अध्यक्ष पद के लिए वोट दीजिए। तो जो नतीजा है उसके बाद विवेक त्रिपाठी तो पहले 3 में भी स्थान नहीं बना पाए। हाँ, विपिन वानखेड़े जरूर इतने वोट ले आए हैं कि वो उपाध्यक्ष का, जो रिजर्व कैटेगरी का उपाध्यक्ष का पद है, वो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन विवेक त्रिपाठी जो है वो तो पहले 3 में भी स्थान नहीं बना पाए, जिनको विपिन वानखेड़े ने अपना समर्थन दे दिया था, जो कह रहे थे कि पूरी एनएसयूआई की लॉबी मेरे लिए काम कर रही है। वो तो पहले 3 में भी स्थान नहीं बना पाया। तो मैं तो कुल मिला के विपिन वानखेड़े जैसे नेता खुद तो हारे इस चुनाव में। मैं तो दोनों तीनों फ्रंट पे पिटेगी। एक तो पहले तो लड़ने की हिम्मत, लड़ना, उनको कहना पड़ा कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। हटे तो विवेक त्रिपाठी को गलत निर्णय माना जाएगा कि विवेक त्रिपाठी को उन्होंने समर्थन दिया, और अब विवेक त्रिपाठी भी चुनाव हार गए। तो मैं तो कहीं ना कहीं इस सब का असर जो है विपिन वानखेड़े पर पड़ना तो है ही। मतलब कि आखिर विपिन वानखेड़े खुद जो है सम्मानजनक वोट जैसे तैसे चलिए आए गए उनको, लेकिन विवेक त्रिपाठी जो उनके उम्मीदवार थे, जिनके लिए वो पूरी ताकत से लगे थे, वो तो पहले 3 में भी स्थान नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि पिंटू जोशी ने पिछली हार का बदला भी ले लिया। पिछले चुनाव में जब पिंटू जोशी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लगभग जीतने की स्थिति में थे, तब जीतू पटवारी ने कमलनाथ से मदद लेकर, कमलनाथ ने जीतू पटवारी की मदद की, और महाकौशल का जो वोटों का समीकरण था वो कुणाल चौधरी के पक्ष में हो गया। इसी के कारण पिंटू जोशी को चुनाव हारना पड़ा था। और लगता है कि उस दौर में जो नेता चुनाव हारे, जो नहीं चाहते थे कि कुणाल चौधरी अध्यक्ष बने, लेकिन जीतू पटवारी की मदद से बन गए थे, उन सारे नेताओं ने इस चुनाव में पिंटू जोशी का साथ दिया विक्रांत भूरिया को जितवाने के लिए। चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद कुछ आईपीएस और एकाध आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी जांच हो रही है, जिसमें उनको दिक्कतें होंगी। देखिए, चुनाव आयोग सीडीबीटी से जो जानकारी चुनाव आयोग तक पहुंची थी, और चुनाव आयोग ने जो जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजी, उसके बाद 3 बहुत दिग्गज आईपीएस अधिकारी, वी मधु कुमार, सुशोभन बनर्जी और संजय माने के खिलाफ तो प्रकरण दर्ज होना तय है, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाएगा। लेकिन इसके बाद की कड़ी में कौन है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले निशाने पर रहेंगे पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सीडीबीटी की रिपोर्ट है उसमें मोहंती के नाम का उल्लेख भी बहुत स्पष्टता के साथ किया गया। क्योंकि मोहंती जो लगभग मुख्य सचिव पद की दौड़ से बाहर हो चुके थे, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद मुख्य सचिव बने। दिग्विजय सिंह के चूंकि वो बहुत विश्वस्त माने जाते हैं, तो मुख्य सचिव बने, और मुख्य सचिव बनने के बाद जिस तरह की जानकारियां उनको लेकर सामने आई, सीडीबीटी जो सेंट्रल एजेंसीज के जो छापे थे, उसमें जिस तरह की उनकी भूमिका सामने आई कि मतलब सेंट्रल एजेंसीज के छापों में जो जानकारी सामने आई, उसके बाद एसआर मोहंती बहुत की परेशानी बढ़ गई थी। और ये जो चुनाव आयोग का नया कदम है, जिसमें उन्होंने 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ साथ ही कहा है कि ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो अब मुझे लगता है कि इस कड़ी में अगला निशाना सबसे पहले एसआर मोहंती होंगे, और शुरुआत एसआर मोहंती से होगी। उसके बाद कई लोग और इस मामले में परेशानी में आएंगे। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के तौर पर महेंद्र सिंह सिकरवार को उनके पदाधिकारी के तौर पर जाना जाता है। तब वे काफी अच्छे से वहां काम किया, उन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर तालमेल बैठाने की कोशिश की और उनके अधिकारियों की लड़ाई भी लड़ी। अब जितेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं, तो क्या परिवर्तन आया है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इन दिनों बड़ी परेशानी में हैं। कारण ये हो रहा है कि बड़े बड़े बैचेस जो थे राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को, तो रिटायर भारतीय पुलिस सेवा में जो है राज्य प्रशासन, राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की जो पदोन्नति का में बहुत समय लग रहा है। मतलब 95 बैच 5 साल में प्रमोट हो पाई अलग अलग। मतलब उस बैच के अमित सांघी 3 जिलों में एसपी रह चुके हैं, और उस बैच के
अरविंद तिवारी अभी आईपीएस हुए हैं। एसपी बने। तो राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी लंबे समय से कैडर रिव्यू की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के कोटे के जो आईपीएस के पद खाली पड़े उसमें से कुछ पद हमें दे दिए जाए ताकि हमारे अधिकारियों को पदोन्नति मिल सके। अन्यथा एक सेंट्रल मतलब पदोन्नति का एक नियम है सुनील जोशी जी कि यदि 54 वर्ष से अधिक उम्र व्यक्ति की हो जाती है तो फिर वो उसे पदोन्नति नहीं मिल पाती है। तो ऐसा लगता है कि वर्तमान अगर इसी गति से पदोन्नति चलती रही तो कई अधिकारी आईपीएस नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कैडर रिव्यू की मांग की थी। तो महेंद्र सिंह सिकरवार जब मध्य प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी संघ के अध्यक्ष थे, हालांकि वो डीआईजी हैं, आईपीएस हो गए, लेकिन वो जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के हित में बड़ी लड़ाई लड़ी थी, सरकार से उनके पक्ष में कई फैसले करवाए थे और अब वापस राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को लग रहा है कि हमारा संगठित होना बहुत जरूरी है। अपने संगठन के माध्यम से यदि हम आवाज उठाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा। तो अब जो है वापस पुनर्गठन हुआ है और इंदौर में जो एसपी साइबर सेल है जितेंद्र सिंह वो उस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के, और महेंद्र सिंह सिकरवार इस एसोसिएशन के मार्गदर्शक की भूमिका में है। चूंकि बहुत सारी चीजों में वो बहुत सारी मुद्दों को लेकर वो पहले अपने साथियों के पक्ष में निर्णय करा चुके हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों का संगठित होना इस सेवा के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। एडीजी अफजल साहब का निधन हुआ, आपने एक बहुत मार्मिक पोस्ट फेसबुक पर उनके लिए डाली थी, आपका अच्छा संपर्क भी उनसे रहा, और उनके इस निधन को लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, अफजल साहब बिरले अधिकारी थे, बहुत मिलनसार थे, बहुत सोशल थे, कला और साहित्य के प्रति उनकी रुचि थी, एक अच्छे शिक्षा शास्त्री थे वो, और इसके साथ साथ लोगों से संबंध बनाना उनका शौक था, और संबंध केवल बनाते नहीं थे, उससे निभाते भी थे। खाना खाने और खाना खिलाने के भी वो शौकीन थे। पिछले कुछ महीनों से वो बीमार थे और बीते सप्ताह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपने देखा होगा उनके जनाजे का जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, वो बताता है कि अफजल साहब अपने गृह नगर में कितनी लोकप्रिय शख्सियत थे, उनसे लोग कितना प्यार करते थे। उनके निधन के बाद सुनील जी सोशल मीडिया पे मैं जो नेताओं के, अफसरों के और पत्रकारों के जो पोस्ट देख रहा हूँ उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों का दिल जीता था। और बेहिसाब मतलब अनगिनत किस्से अफजल साहब को लेकर सामने आ रहे हैं। मतलब वो एक कितने शिक्षा के प्रति उनका कितना रुझान था कि आईपीएस अधिकारी होते हुए वो देश के 2 विश्वविद्यालयों में कुल सचिव रहे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो रजिस्ट्रार रहे, जब हामिद अंसारी जो भारत के बाद में राष्ट्रपति बने वहां के कुलपति थे, और बाद में वो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी रजिस्ट्रार रहे। तो एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री थे। उनके परिवार का बड़ा नाम है, धार्मिक गुरु, मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उस परिवार को जाना जाता है। तो मतलब अफजल साहब भले ही हमें छोड़कर चले गए हों, लेकिन उनसे जुड़े जो किस्से हैं, उनकी जो यादें हैं, वो लंबे समय तक हमारे मानस पटल पर अंकित रहेगी और उनकी स्मृतियों को हमेशा हमारे दिलो दिमाग में ताजा रखेगी। अरविंद जी, आपने राहुल गांधी ने कमलनाथ पर तंज कसा, उसको जरा स्पष्ट कीजिए ना। देखिए, 2 दिन पहले जो दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, उसके बाद एक बात सामने आई कि राहुल गांधी ने कमलनाथ से कहा कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और सरकार आरएसएस के लोग चला रहे थे। पहली बात तो क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी नहीं कहा जाए इसको, कांग्रेस के चुनिंदा लोगों के बीच में इस तरह का संवाद हुआ था, तो इसकी पुष्टि करने को कोई तैयार नहीं। लेकिन जो बात छन के सामने है, तो मेरा मुद्दा ये कि यदि राहुल गांधी ने कमलनाथ के लिए ऐसा कहा भी है, कमलनाथ से ऐसा भी कहा है, तो इसका क्या मायने है? तो मतलब कमलनाथ जैसे नेता 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो क्या संघ से जुड़े लोग कहीं ना कहीं अलग अलग माध्यमों से एंट्री कर गए थे और वो कमलनाथ तक अलग अलग माध्यमों से अपनी बात पहुंचा रहे थे और निर्णय करवाने में सफल हो रहे? मतलब बड़ा चौंकाने वाला है राहुल गांधी का ने यदि ऐसा कहा है कमलनाथ जैसे सीजन लीडर को लेकर कि आप मुख्यमंत्री थे और सरकार संघ के लोग चला रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं या तो उनके स्टाफ में कुछ ऐसा था कि जिससे संघ के लोगों की नजदीकी थी और वो उनको गाइड कर रहे थे, या कुछ ना कुछ बातें, या मंत्रालय में जो अधिकारी भाजपा के दौर में जिन पे संघ का ठप्पा लगा था वो कमलनाथ के दौर में भी उतने ही वजनदार रहे। ये सारा मतलब एक बड़ा एक जिसको कहा जाए ना शोध का विषय जैसा हो गया है। और कमलनाथ जैसे लीडर के लिए अगर राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं तो वो वास्तव में बड़ा चौंकाने वाला।
विक्रांत भूरिया का प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बनना कहीं बाला बच्चन की राह का रोड़ा तो नहीं बन जाएगा? देखिए, बाला बच्चन को निसंदेह नेता प्रतिपक्ष की दौड़ का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस में पदों का वितरण जातिगत समीकरण के आधार पर बहुत बार होता है और ऐसा लग रहा है कि विक्रांत भूरिया जो कि आदिवासी वर्ग से हैं, वो यदि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, प्रदेश कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर से एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, कमलनाथ काबिज है। ऐसी स्थिति में जो है नेता प्रतिपक्ष जैसा पद यदि कमलनाथ छोड़ते भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत भूरिया के यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का पद किसी आदिवासी को जाना बड़ा मुश्किल लग रहा है और इसी कारण जो है बाला बच्चन मुझे दौड़ में पिछड़ते नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में। हालांकि बाला बच्चन के नाम को लेकर काफी गहमा गहमी है, ऐसा कहा भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व तो उनके नाम पर सहमत है। दिग्विजय सिंह भी चाहते हैं कि वो बन जाए, कमलनाथ के तो विश्वास नहीं, दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में भी वो मंत्री रहे, तो इसलिए बड़े जोर शोर से बाला बच्चन का नाम चल रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विक्रांत भूरिया के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बाला बच्चन का दावा कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए कमजोर हुआ। ये पूरी रोचक बातचीत मीडिया की अंदरूनी खबरों के बिना हमेशा अधूरी रहती है, तो मीडिया जगत की खबरें क्या है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर हम सब लोगों के लिए तो इसे अच्छी खबर ही माना जाएगा कि नई दुनिया का स्वामित्व, नई दुनिया की मालकियत वापस विनय छजलानी संभालने जा रहे हैं। हालांकि विनय जी अभी भी जागरण के बोर्ड में हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मार्च समाप्त होते होते नई दुनिया की मालकियत फिर विनय छजलानी के हाथों में आ जाएगी और नई दुनिया का प्रबंधन जो है वो इंदौर का हो जाएगा। अभी हम मतलब जब नई दुनिया का प्रबंधन जागरण समूह के पास गया था, तब कई लोगों को बड़ा अफसोस हुआ था कि शहर का प्रतिनिधि अखबार कहा जाने वाला अखबार नई दुनिया छजलानी परिवार ने कैसे जागरण समूह को सौंप दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, जो सुगबुगाहट है, जो अंदर खाने की चर्चा है, कि नई दुनिया का प्रबंधन वापस विनय छजलानी के हाथ में आ रहा है, नई दुनिया की मालकियत विनय छजलानी की हो जाएगी। दूसरा जो है, पत्रिका समूह को लेकर फिर खबरें आ रही है कि पत्रिका समूह का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यानी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, क्योंकि इस दौर में किसी भी अखबार के लिए, किसी भी अखबार समूह के लिए बहुत लंबे समय तक घाटे का सौदा मतलब घाटा उठाना संभव नहीं है। इसलिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली का कोई बड़ा ग्रुप है, उसने पत्रिका के मध्य प्रदेश संस्करणों के अधिकार ले लिए हैं और जिस तरीके से अखबारों में शेयर्स का आदान प्रदान, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ऐसी चर्चा है कि पत्रिका का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो दिल्ली का कोई समूह जो है वो टेक ओवर करने जा रहा है। इंदौर के सांध्य पत्रिका अखबार में रिपोर्टर थे पवन राठौर, उन्हें पत्रिका अखबार में स्थानांतरित कर डेस्क पर कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसकी जानकारी लगी है। इसके अलावा MNS न्यूज के नाम से एक नया चैनल लॉन्च हुआ है, जिसका मुख्यालय भोपाल में है और जो इंदौर में भी जिसका ब्यूरो कायम किया गया है। तो मीडिया जगत की यही कुछ खबरें थी जो चर्चा में है। नई दुनिया के कुछ साथी दिनेश शर्मा और उनके बारे में, हाँ, नई दुनिया के साथी दिनेश शर्मा, आनंद भट्ट, भीम सिंह के बारे में ऐसी जानकारी आ रही है कि वो दैनिक भास्कर भोपाल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी जानकारी जो है, ऐसी चर्चाएं अखबार जगत में है, मीडिया के क्षेत्र में है कि तीनों साथी दैनिक भास्कर भोपाल ज्वाइन कर सकते हैं। तो अरविंद तिवारी जिसे हम बात कर रहे थे, राजवाड़ा से रेसिडेंसी, इस कार्यक्रम में हमेशा आप लोगों का रुझान बना रहता है, आपके सुझाव आते हैं। वो तमाम खबरों के पीछे की खबर, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो प्रशासन की हो या मीडिया जगत की हो, इन सब खबरों पर अरविंद तिवारी गहरी पकड़ रखते हैं और आपकी जो प्रतिसाद मिलता है, आपके जो इस पर सुझाव आते हैं, उन पर हम लगातार बात करते रहते हैं और सुधारने की कोशिश भी करते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी, अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।